गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की विशेषताएं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने शून्य कोटि अभिक्रिया की विशेषताएं पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप कल जो आपने ये इक्वेशन प्रूव करी थी, आई होप कि सभी बच्चों ने इसको प्रैक्टिस किया होगा घर में। नहीं किया है तो आप ही का नुकसान है बेटा, क्योंकि ये मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोर्ड में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड ये देख लीजिए रिएक्शन, देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि जितनी भी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं वो सभी की सभी इस ये जो अभी मैंने इक्वेशन आपको बताई थी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को फॉलो करती हैं। और इसी को हम t के टर्म में अगर लिखें तो t इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इसे क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। देन इसमें सेकंड जो करेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर जो रेट होता है, रेट लॉ में लिख रहा हूँ, रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने पढ़ा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे रेट जो होगा वो कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पर 1 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को n टाइम्स बढ़ाओगे तो उसका जो रेट है वो भी n टाइम्स ही बढ़ जाएगा। फॉर सपोज कि यहाँ पर कंसंट्रेशन अगर आपने पहले जो है x ली थी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 है। अब आपका जो कंसंट्रेशन है वो x की जगह क्या कर दो, 2x कर दो, तो उस कंडीशन में रेट क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2x की पावर 1। तो पावर 1 है, तो जितने टाइम आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, सांद्रता बढ़ाओगे अभिकारक की, आपका वेग उतने ही गुना बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। जबकि शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या था, यहाँ पर पावर क्या हो जाती थी, 0 होती थी। जो रेट होता था वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता था, तो वहाँ पर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते भी थे तो भी रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो वेग है वो सांद्रता की घात 1 के समानुपाती है, और घात 1 का मतलब कि वही परिणाम आ जाएगा। तो यहाँ पर जितना आप सांद्रता जितने गुना बढ़ाएंगे, आपका जो वेग है वो भी उतने गुना बढ़ जाएगा। उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको बताया है। इसके बाद थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है वो है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उसकी यूनिट, तो मैंने कहा था कि किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन क्यों ना हो, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो है हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। और वो क्या होगी, देख लीजिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बट जब आप रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करते हो, रेट कांस्टेंट दैट इज के, इसकी यूनिट की बात करते हो, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट के होता है उसकी यूनिट सिर्फ सेकेंड इनवर्स होती है। और ये कहाँ से आती है, क्योंकि के की जो जनरल यूनिट है वो है मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये इसकी सामान्य इकाई है। अब आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बस n की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो रख लीजिए n की जगह 1, तो मोल की पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, 1 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 0। तो मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, सेकेंड इनवर्स। तो 0 पावर का मतलब सिर्फ कितना बचेगा, सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। और रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के वेग की जो इकाई वो सेम रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, इनको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। इनको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम, यानी अनंत समय लगता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। जितनी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया है ये कभी भी पूरी नहीं होगी। और इसका एक कारण ये है कि मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटेगी, उत्पाद बनाती जाएगी, वैसे वैसे
आपका जो वेग है अभिक्रिया का वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब अभिक्रिया का वेग इतना कम हो जाएगा कि रिएक्शन जो है वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से जो प्रथम कोटि अभिक्रियाएं होती हैं वो कभी पूर्ण नहीं होती हैं, उनके पूर्ण होने में अनंत समय यानी कि उनके कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। देन इसके बाद फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है इनका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, जब हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर की जो हमारी रिएक्शंस थी उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो शून्य कोटि अभिक्रियाएं थी उनके अर्ध आयुकाल के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी अभिक्रिया में वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, यानी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन when the concentration of reactant become half of its initial concentration। जितना भी टाइम लगेगा जो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली है वो बस कितनी रह जाए, आधी रह जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है K = 2.303 log base 10 A/A-x, अगर आप हाफ लाइफ निकालने जा रहे हैं तो टाइम कितना हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा। और ए की जो वैल्यू है, ए क्या होती है, ए होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ए तो भाई ए ही रहेगा, लेकिन ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a/2। क्यों a/2 हो जाएगी, क्योंकि a माइनस एक्स जो होती है वो टी टाइम बाद ए की बची हुई कंसंट्रेशन होती है। ये देखिए, ये इक्वेशन अगर आपको याद हो तो टी टाइम बाद ए की जो कंसंट्रेशन बचती थी वो क्या होती थी, ए माइनस एक्स होती थी। तो हम अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए। तो रिएक्शन आधी कंप्लीट होगी, आधी पूरी होगी, मतलब अर्ध पूर्ण अभिक्रिया होगी, तो उसमें जो ए की सांद्रता है वो कितनी बचेगी, ए की आधी तो बचेगी। तो ए माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, a/2। बस अब ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर हमको रख देनी है। तो चलते रखते हैं, तो K = हो जाएगा 2.303, टी की जगह हो जाएगा टी हाफ लॉग बेस 10, ए की जगह पर ए रहेगा और ए माइनस एक्स की जगह a/2। अब मैथ्स अगर आती है तो यहाँ पर ये डिवाइड में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। थोड़ा सा टी हाफ को एक्सचेंज कर रहे हैं, डिवाइड में है, इधर आकर इनटू में, और के जो यहाँ इनटू में है वो इधर जाकर डिवाइड में। तो 2.303/K लॉग बेस 10, ये ऊपर चला गया तो ये हो गया 2a/A। ए से कट गया, बचा क्या, log 2। log 2 की वैल्यू कितने लोगों को पता है, अगर पता है तो जल्दी से रखिए। इसमें log 2 की वैल्यू होती है यहाँ पर 0.3010। ध्यान रखिएगा, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। बस वो वैल्यू रख के इंटू कर देना है। तो टी हाफ = हो गया 2.303 इंटू 0.3010 K, जो कि सॉल्व होकर के आ जाता है 0.693/K। तो एक तरह से जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, टी हाफ कितना आ जाता है, 0.693/K के इक्वल। ये होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई हैं और जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपको कराई गई है, ये पूरा क्वेश्चन आपको एज इट इज़ जो है प्रिपेयर करना है और इसकी प्रैक्टिस जो है आपको घर पर करनी है। इसके साथ हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है, मतलब आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। तो इसमें दो टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो आता है वो रिएक्शन की ऑर्डर निकालने के लिए आता है, यानी कि आपको अभिक्रिया की कोटि पता करनी होगी, जो कि 1 नंबर में आएगा मोस्टली। एंड दूसरा जो न्यूमेरिकल होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर या ज़ीरो ऑर्डर में जो इक्वेशन आपने पढ़ी है, इसमें टाइम निकालने का या रेट कांस्टेंट निकालने का, यानी कि या तो वेग स्थिरांक की का मान निकालना होगा आपको, या फिर आपको जो समय लगा होता है किसी भी अभिक्रिया को आधा पूरा होने में या 3/4 पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये इस तरह के न्यूमेरिकल जो है हम लोगों को करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करी जाती, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि ये टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वही टॉपिक, हाउ टू फाइंड order of reaction when certain data is given, because as you know that order of reaction is an experimental value,
जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो एक प्रयोगात्मक मान है जिसे प्रयोग करके ही निकाला जा सकता है। तो एग्जाम में अगर हमारे सामने कोई रिएक्शन आ जाती है, कोई अभिक्रिया आ जाती है, तो हम वहाँ तो प्रैक्टिकल कर नहीं सकते हैं, तो फिर हम कैसे अभिक्रिया की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का निकालना हो तो निकाल लेंगे। तो इसमें हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करें में, सबसे पहला पॉइंट है कि जब रेट लॉ दिया हो, मतलब हम तब अभिक्रिया की कोटि सीधे तौर पर ज्ञात कर सकते हैं जब हमें पहले से ही वेग नियम दिया हो। वेग नियम क्या होता है? वेग नियम होता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर k इंटू कंसंट्रेशन की पावर n, वही n क्या रहेगा यहाँ पर? अभिक्रिया की कोटि। तो फॉर सपोज कोई रिएक्शन दी है और सीधे सीधे उन्होंने रेट लॉ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आधे मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आपको रेट लॉ दिया होगा और सीधे सीधे आपको जो अभिक्रिया की कोटि है वो बतानी होगी। तो जब रेट लॉ में दिया होता है तो जो भी अभिकारक है, जो रिएक्टेंट है, उसकी जो कंसंट्रेशन दी है, बस उसकी पावर को ऐड करना होगा और हमें हमारा जो ऑर्डर है, जो कोटि है, वो पता चल जाएगी। एग्जाम्पल देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है 2NO + O2 गिव्स 2NO2। 2 NO के मॉलिक्यूल एक O2 के मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करता है तो NO2 बनाता है। इसमें रेट लॉ जो गिवन है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर रेट लॉ गिवन है, रेट इज इक्वल टू, यानी कि जो वेग है वो किसके बराबर है? K इंटू, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी NO2, ये NO एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट है O2, और यहाँ पर जो पावर है NO की पावर 2 दी गई है और O2 की पावर 1। तो ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर इसके 2 मोल हैं तो इसकी पावर 2 है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये रेट लॉ गिवन है, क्वेश्चन में पहले से ही उन्होंने दे रखा है कि जो रेट है वो K इंटू NO की पावर 2 और O2 की पावर 1 के इक्वल है। इस वजह से यहाँ पर जो ऑर्डर आएगी वो कितनी आ जाएगी? ऑर्डर आ जाएगी, तो पावर को बस हमें ऐड कर देना है, 2 + 1, दैट इज कितना हो जाएगा? 3। तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये पहला तरीका है। दूसरा पॉइंट कि हमें डायरेक्ट रेट लॉ तो ना गिवन हो, बट जो रिएक्शन दी है उसमें रेट लॉ के लिए हिंट दिया हो, कोई संकेत दिया हो। संकेत कैसा? देखिएगा ध्यान से। एक रिएक्शन दी है 3A + 2B, यहाँ पर लिख देते हैं पहले तो हेडिंग, व्हेन हिंट फॉर रेट लॉ इज गिवन, यानी वेग के नियम से संबंधित संकेत दिए हों। तो संकेत कैसे? यहाँ पे रिएक्शन है 3A + 2B गिव्स अ प्रोडक्ट। तो A कुछ रिएक्टेंट है, यहाँ पे B कोई रिएक्टेंट है, A के 3 मोल और B के 2 मोल रिएक्शन करते हैं, और अब हमें जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है। लेकिन इन्होंने रेट लॉ तो दिया नहीं है, जैसे पहले वाले में इन्होंने रेट लॉ दे दिया था डायरेक्ट, अब ये रेट लॉ नहीं दे रहे। अब ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने एक हिंट दिया, इन्होंने कहा, ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया का वेग नियम A में प्रथम कोटि व B में 0 कोटि दिखाता है। माने ये जो रिएक्शन दी है इसमें जो रेट लॉ है वो A के लिए क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का है और B के लिए 0 ऑर्डर का है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हिंट क्या है। हिंट ये है कि A जो है फर्स्ट ऑर्डर को शो कर रहा है और B जो है 0 ऑर्डर को। तो ये रेट लॉ नहीं दिया है, ये रेट लॉ के लिए हिंट दिया है। अब हम लिखेंगे रेट लॉ। तो फॉर सपोज इस रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A की पावर m के और B की पावर n के, जब तक हमें यहाँ पर पावर नहीं पता है। बट इन्होंने हिंट में क्या कहा कि जो A है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है और B जो है वो 0 ऑर्डर को शो करता है। तो इसके लिए जो रेट बनेगा, रेट लॉ बनेगा, वो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू A, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो A की पावर 1 हो जाएगी, और B क्योंकि 0 ऑर्डर है तो B की पावर 0 हो जाएगी। और बस अब हमें ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पर इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 1 + 0 कितनी आ गई ऑर्डर। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए और इसे ध्यान से देखिए। यहाँ A के मोल भले ही 3 लिए हैं, B के मोल भले ही 2 लिए हैं, लेकिन
ए की जो घात है, जो पावर है वो 1 आई है, बी की पावर 0 आई है, तो जो पावर्स होती हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करती हैं। जबकि यहाँ पर ये जो 3 और 2 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ये मत सोचिएगा कि जो यहाँ लिखा है वही इसकी पावर बन जाएगी, पावर वही होगी जो ऑर्डर होगी। क्लियर है? तो बस यहाँ पर जो है हिंट दिया था, ए फर्स्ट ऑर्डर है, बी जीरो ऑर्डर, हमने रेट लॉ लिखा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करके बता दिया। फिर थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि जब हमें ये कह दे कि जो रिएक्शन है वो स्यूडो यूनिमोलिकुलर है। क्या है? स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। पहले ही कह दे कि जो उपयुक्त अभिक्रिया है वो एकाणुक आभासी अभिक्रिया है। क्या होती है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन? जिन्होंने क्लास अटेंड करी उन्हें पता होगा। दोज केमिकल रिएक्शंस हुज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ओनली 1 बट मोलिकुलरिटी इज 2 और ग्रेटर देन 2। ऐसी सभी अभिक्रियाएं, वे सभी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि केवल 1 होती है किंतु उनकी जो आणविकता होती है वो 2 या 2 से अधिक होती है, उन्हें एकाणुक आभासी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में ही कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रियाओं की ऑर्डर क्या होती है? 1 होती है। तो अगर उसने पहले से ही कह दिया कि रिएक्शन स्यूडो यूनिमोलिकुलर है तो आंख मूंछ कर बस ऑर्डर कितनी लिख देनी है हमें? 1। कोटि कितनी होगी? 1 होगी। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर हमेशा 1 रहती है, ऑलवेज 1। लिख लीजिए 1 ऑलवेज, 1 सदैव, हमेशा जो है वो 1 ही रहेगी, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर किसी भी रिएक्टेंट के नीचे एक्सेस लिखा हो, किसी रिएक्टेंट के नीचे क्या लिखा हो, जैसे फॉर सपोज एक रिएक्शन है 3A + B गिव्स प्रोडक्ट और B के नीचे हमने एक्सेस लिख दिया और बाकी इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी अभिक्रिया में जिस अभिकारक के नीचे एक्सेस या हिंदी में इसे कहते हैं आधिक्य, कोई अभिक्रिया आप देखें पढ़ें, ए और बी कोई भी अभिकारक हो सकते हैं, तो उसमें बस किसी एक अभिकारक के नीचे आधिक्य या एक्सेस लिखा हो तो हमारा जो रेट है, जो वेग है, उस अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करेगा। यानी कि उस अभिकारक के लिए जो वेग होगा वो हमेशा 0 कोटि होगा और जो वेग है वो केवल दूसरे अभिकारक पर निर्भर करेगा। यानी कि इट विल ओनली डिपेंड ऑन another reactants except that reactant which is present in excess। जो अभिकारक आधिक्य में उपस्थित है उसे छोड़कर बचे हुए अभिकारक की सांद्रता पर ही हमारा जो वेग है वो निर्भर करेगा। तो इसके लिए जब आप रेट लॉ लिखने जाओगे तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हम a की पावर 3 और b की पावर वैसे तो 1 होनी चाहिए थी या कुछ होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर क्योंकि एक्सेस लिखा है तो b की पावर कितनी हो जाएगी? 0। तो ऑर्डर जो हो जाएगी वो सीधे सीधे कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा किसी भी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट के नीचे अगर एक्सेस लिखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस रिएक्टेंट के लिए 0 ऑर्डर होगी, 0 कोटि की होगी। इसी में एक पॉइंट और होता है, जितनी भी आपकी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती हैं, हाइड्रोलिसिस माने जल अपघटन की जो प्रक्रिया होती है, तो जल अपघटन की प्रक्रिया में जो वाटर होता है H2O, भाई जल अपघटन का मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन आप वाटर से H2O से करा रहे हो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वाटर के लिए 0 ऑर्डर होगा। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है वो जल के अणुओं पर निर्भर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। फिर इसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है व्हेन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन। ध्यान दीजिएगा, जब हमें जो रेट कांस्टेंट क्या होता है? के की क्या दी हो? इकाई दी हो। अभी हम लोगों ने प्रथम कोटि अभिक्रिया में के की इकाई निकाली थी, कल हम लोगों ने 0 कोटि अभिक्रिया में के की इकाई निकाली थी। तो जब हमें कोई अभिक्रिया दी हो और अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक होता है, जो रेट कांस्टेंट होता है, उसकी यूनिट गिवन हो,
तो हम उससे भी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले के की आपको क्या लिखनी होगी, जनरल यूनिट। के की जनरल यूनिट बेटा याद कर लो, बहुत काम आने वाली है। ये इसकी जनरल यूनिट होती है 1 माइनस एन, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये इसकी जनरल इकाई होती है। अब मान लेते हैं किसी अभिक्रिया में जो के है उसकी जो यूनिट दी हुई है वो सिर्फ सेकेंड इनवर्स दी हुई है, और आपसे पूछे कि बताइए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो जो समझदार हो तो तुरंत समझ गए होंगे कि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि अभी निकाल के आ रहे हैं। बट अगर हमें वहाँ मान लो नहीं याद आता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, हम यहाँ पर जो हमें के की इकाई दी है और के की जो जनरल इकाई होती है, जो सामान्य इकाई होती है, उन दोनों की तुलना करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, सेकेंड इनवर्स इज, भाई के इक्वल है, तो यहाँ पर सेकेंड इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस एन के, लीटर की पावर n माइनस 1 के, और सेकेंड इनवर्स के। अब इधर साइड तो मोल और लीटर दिए नहीं है, तो जब नहीं दिए हैं तो हम मोल की पावर 0 लिख लेंगे और लीटर की पावर क्या लिख लेंगे, 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो वैल्यू चेंज होनी नहीं है। तो बस हमने तुलना करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई इतनी दी थी और दोनों तरफ तुलना हो ही नहीं पा रही थी, हमें तो n की वैल्यू बतानी है ना भाई। k की यूनिट देने का मतलब क्या है, यहाँ पर k की यूनिट देने का मतलब है कि जो n का मान होगा, k की इकाई में जो n का मान होगा वही अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अब जरा यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, मोल की पावर यहाँ हमारी कितनी है, 0, और यहाँ पर मोल की पावर कितनी है, 1 माइनस एन। तो दोनों तरफ कंपेयर करने पर, तुलना करने पर क्या आया, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एन। 1 माइनस एन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो माइनस एन को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, प्लस का एन हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। बताओ एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। चलो आप इसको कंपेयर कर लो, लीटर को कंपेयर कर लो, लीटर से तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू सीधे सीधे एन माइनस 1 आ जाएगा, तो भी तो माइनस 1 को इधर ले आओ, तो एन इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो सीधे सीधे हम n का जो वैल्यू है, मतलब जो यूनिट है k की, उन दोनों को कंपेयर करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। तो n की ऑर्डर यहाँ पर 1 आ गई, तो ये अब कोटि क्या हो जाएगी अभिक्रिया की, 1 हो जाएगी। तो ये 5 पॉइंट हैं जिनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर दिया होगा तो उससे हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर किस कोटि की अभिक्रिया है ये पता कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और बचता है, 6th पॉइंट, और ये पॉइंट हम लोग कल के एक्सप्लेनेशन, मतलब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, जब भी हमारा एक्सप्लेनेशन टर्न होगा तब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जितना आपको आज पढ़ाया गया है उसको प्रैक्टिस करिए। ओके क्लास, थैंक यू।